पिछली कहानी को लेकर आपकी राय मिली और मैंने आपके पसंद के अनुसार एक नई कहानी लेकर आई हूँ। इस बार की कहानी में और भी ज़्यादा रोमांच, इमोशन और प्यार मिलेगा, तो इसे पूरा ज़रूर देखें। ऊटी से चढ़ने जाने वाली बस से उतरकर एक युवा लड़की ऑटो स्टैंड की ओर बढ़ी। उसने एक पता बताया और वहाँ जाने के लिए कहा। फिर वह ऑटो में बैठ गई और अपने मोबाइल पर मैप चालू कर लिया ताकि देख सके कि वो सही रास्ते पर जा रहे हैं या नहीं। यह देखकर ऑटो ड्राइवर हंसते हुए बोला, क्या मैडम आप इस शहर में नहीं हैं, इसलिए चेक कर रही है कि मैं सही रास्ते पर जा रहा हूँ या नहीं? घबराइए मत, मैं इसी शहर का रहने वाला हूँ। मुझे तो वो भी रास्ते पता है जो मैप पे नहीं दिखाते। आपको सही सलामत छोड़ दूँगा। लड़की मुस्कुराई और बोली, भैया मैं इसी शहर में जन्मी और बड़ी हुई हूँ, लेकिन रास्ते अच्छे से पता नहीं, इसलिए चेक कर रही थी। ऑटो वाला हैरानी से बोला, अच्छा, शहर की लड़की होकर भी रास्ते नहीं पता? ऐसा ही कुछ है भैया, उसने मुस्कुराते हुए कहा और बाहर देखने लगी। कुछ देर बाद ऑटो एक भव्य हॉल के सामने आकर रुका। लड़की उस शानदार भवन को देखती रह गई। यही जगह है भैया? लड़की ने ऑटो ड्राइवर से पूछा। हाँ यही जगह है मैडम, यह कहकर ऑटो चला गया। लड़की ने भव्य मंडप को देखते हुए सोचा, इतने बड़े हॉल में शादी रखी गई है, क्या हमारा परिवार इतना अमीर है? वह अपने कंधे उचकाते हुए अंदर चली गई। अंदर पहुंचकर उसने वहां मौजूद सभी लोगों से दुल्हन का नाम बताया और यह सुनिश्चित किया कि वह सही जगह पर आई है या नहीं। जब पुष्टि हो गई तो वह बीच में रखी एक कुर्सी पर बैठ गई। वह अपने फ़ोन में व्यस्त थी, तभी किसी ने उसकी कलाई पकड़कर जोर से खींचा। उसने ऊपर देखा तो सामने एक महिला खड़ी थी, रेशमी साड़ी पहने, गहनों से सजी हुई। यह उसकी माँ परमेश्वरी थी। अभी आई क्या? आते ही सीधा अंदर आना था ना, यहाँ क्यों बैठी हो? उसकी माँ ने मुस्कुराते हुए कहा। पास के खड़े लोगों से बात करने के बाद उन्होंने लड़की का हाथ और कसकर पकड़ लिया और तेजी से अंदर की ओर ले जाने लगी। लड़की अपनी माँ को पहली बार इस तरह मुस्कुराते और प्यार से बात करते देखकर अस्तव्यस्त थी। जब माँ ने उसे खींचकर आगे बढ़ाया तब जाकर उसे होश आया। वह तेजी से दुल्हन के कमरे में उसे ले गई, जहाँ पहले से ही उनके पिता और बड़ी बहन मौजूद थे। उनके बड़े भाई को छोड़कर उनकी बड़ी बहन ने महंगी रेशमी साड़ी पहनी थी, हीरे के गहने पहने थे, 4 परतों वाले मेकअप के साथ बैठी थी। वहीं उसने सिर्फ एक सिंपल लेगिंग और टॉप पहना हुआ था। उसकी बहन ने उसे देखकर व्यंग से हंस दिया। यह हंसी हमेशा से ही उसे देखकर मजाक उड़ाने के लिए होती थी, लेकिन उसने इसे कभी गंभीरता से नहीं लिया। परमेश्वरी एक थाल में साड़ी और गहने लेकर आई और उसे ज़बरदस्ती उसके हाथ में थमा दिया। फिर कहा, इसे बदल कर आओ। उसने चौंक कर देखा, क्योंकि वह वही साड़ी थी जो उसकी बहन ने पहनी थी, बस रंग अलग थे। गहने का डिजाइन भी एक जैसा था। उसके साथ उसके परिवार में आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ था, और अब उसकी बहन की शादी की साड़ी और गहने उसे क्यों दिए जा रहे थे? इस सोच के साथ उसने परिवार वालों की ओर देखा। ये मुझे क्यों दे रहे हैं? मुझे साड़ी वाड़ी की ज़रूरत नहीं, वैसे भी मैं साधारण तरीके से ही रहूँगी, लेकिन मुझे अपनी बहन की तरह क्यों तैयार होना है? शादी तो उसकी हो रही है ना, फिर मुझे ये सब क्यों? हाँ, शादी तुम्हारी भी हो रही है। उसकी माँ ने बड़े गुस्से में उसके सर पर साड़ी पटक दी। वह चौंक कर अपने माता पिता की ओर देखने लगी। क्या देख रही हो? तुम्हारी शादी करवाना हमारे लिए आसान नहीं था। तुम्हारी कुंडली के कारण कौन तुमसे शादी करने के लिए राजी होगा? लेकिन देखो, किस्मत को देखो, मेरी बेटी के वजह से तुम्हें भी एक अच्छा जीवन साथी मिल रहा है। तुम्हारी बहन की कुंडली एक बड़े घर के लड़के से पूरी तरह मेल खा रही थी, इसलिए उन्होंने सोचा कि दोनों की शादी कर दी जाए। लेकिन उस दूल्हे का एक बड़ा भाई भी है। जब उसके बड़े भाई की शादी नहीं हुई तो छोटे भाई की शादी पहले कैसे कर सकते हैं? तो उन्होंने सोचा, जैसे उनकी बड़ी बेटी है वैसे ही मेरी छोटी बेटी है ना, इसलिए उन्होंने कहा
छोटी बेटी को भी शादी करा दो। वैसे भी कब तक हम तुम्हें अपने पास रखकर देखभाल करते रहेंगे। वहाँ जाने के बाद तुम्हारी बहन को भी सहारा मिलेगा। इसलिए यह प्रस्ताव आया तो हमने तुम्हारे और उसके बड़े भाई की शादी तय कर दी। आज तुम्हारी भी शादी है। यह साड़ी पहनकर मंडप में जाकर बैठ जाओ और अपने परिवार की इज्जत बचा लो। उसके माता पिता ने यह आदेश सुना दिया। वह अच्छी तरह से जानती थी कि उसके माता पिता उसे पसंद नहीं करते थे, लेकिन उन्होंने उसे ऐसी स्थिति में फंसा दिया होगा यह उसने कभी नहीं सोचा था। अचानक आकर शादी की बात कह देंगे तो कैसे माँ? मैंने अभी तक अपनी पढ़ाई भी नहीं पूरी की। दूल्हा कौन है मुझे कुछ भी नहीं पता। फिर मैं कैसे शादी कर सकती हूँ? मुझे यह शादी नहीं करनी, उसने गिड़गिड़ाते हुए कहा। यह सुनकर परमेश्वरी गुस्से में बोली, यही तो देखना था तुम्हें। मेरा घर खुशहाल रहे यह पसंद नहीं है ना? सही कहा ना? तुम तो जन्म से ही अशुभ हो, जैसे हमारे परिवार को तबाह करने का इंतजार कर रही थी। अब अगर तुम यह शादी नहीं करोगी तो तुम्हारी बहन की शादी भी नहीं होगी, और दोनों शादियाँ रुक गई तो हमें पूरे समाज के सामने अपमान सहना पड़ेगा। फिर परिवार समेत आत्महत्या करके ही मरना होगा। यही चाहती हो ना? इस बात ने उसे अंदर तक तोड़ दिया। क्या ये लोग कभी उसे समझेंगे? वह उनसे बहस करके कोई और भी बात नहीं चाहती थी। क्या उसके पास कोई और रास्ता बचा था? वह निराशा से मुस्कुरा दी। परमेश्वरी की कई बातों में रत्ती भर भी सच्चाई नहीं थी। असल में जब उस परिवार के बड़े बेटे के लिए कुंडली मिलाई गई तो परमेश्वरी की बड़ी बेटी की कुंडली उसमें बिल्कुल भी मेल नहीं खाई, लेकिन किसी तरह छोटी बेटी की कुंडली उनके हाथ लग गई और वह हर दृष्टि से सही बैठी। इसलिए दोनों को एक आदर्श जोड़ी मान लिया गया और उनकी शादी तुरंत तय कर दी गई। जब उस घर के लोग इस बारे में चर्चा कर रहे थे तो परमेश्वरी यह सहन नहीं कर पाई। उसने अपनी बड़ी बेटी को भी उसी घर में ब्याह देने के लिए भावनात्मक ढंग से बात की और किसी तरह उन्हें मना लिया। यही कारण था कि आज एक ही मंडप में 2 शादियों की व्यवस्था की गई थी। इस पूरे घटनाक्रम की असली वजह थी उनकी दूसरी बेटी अभिनयश्री, जिसे परिवार वाले अशुभ मानते थे, लेकिन जो असल में सबसे अधिक भाग्यशाली थी। अनुप्रिया ने 4 कोटिंग मेकअप से भी ज़्यादा मेकअप कर रखा था। उसे इस दुनिया में सबसे खूबसूरत वही है, यह घमंड था। उसका मानना था कि उसे देखते ही सब मोहित हो जाएंगे। इसी आत्मविश्वास के साथ वह दरवाज़ा खोलकर बाहर आई, लेकिन तभी वहाँ आ गई अभिनयश्री, असाधारण सौंदर्य की मालिक। दोनों ने वही साड़ी और वही गहने पहने थे, लेकिन अनुप्रिया के गहने और साड़ी की क्वालिटी अभिनयश्री के मुकाबले बेहतर थी। जानबूझकर अनुप्रिया ने खुद के लिए सबसे अच्छा चुना और साधारण क्वालिटी का सामान प्यार से अपनी बहन अभिनयश्री के लिए रख दिया। लेकिन आश्चर्य की बात यह थी कि साधारण साड़ी और बिना किसी मेकअप के भी सिर्फ आंखों में काजल और माथे पर छोटी सी बिंदी लगाए अभिनयश्री किसी स्वर्गलोक की अप्सरा जैसी लग रही थी। खुद अनुप्रिया जैसी महिला भी उसकी सुंदरता देखकर मंत्रमुग्ध हो गई। एक पल के लिए अनुप्रिया को भी अपने चेहरे पर संदेह होने लगा। उसने तुरंत आईने में खुद को देखा और अभिनयश्री से तुलना करने पर उसे अपना चेहरा फीका लगने लगा। वह झट से और ज़्यादा मेकअप करने लगी। अभिनयश्री की सुंदरता से जलन अनुप्रिया ने अपनी बहन को घूरते हुए गुस्से में हाथ मरोड़ लिया। अभिनयश्री बिना किसी परवाह के चुपचाप सोफे पर बैठकर मोबाइल देखने लगी। उसे ब्यूटिशियन को भी मेकअप करने से मना कर दिया और वह कह दिया कि उसे किसी भी तरह का भारी मेकअप नहीं चाहिए था। ब्यूटिशियन को दूल्हे के घर वालों ने भेजा था, इसलिए हल्का टचअप करवा लिया। लेकिन बिना ज़्यादा मेकअप के भी अभिनयश्री और भी ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। यह देखकर अनुप्रिया ने मन में जलन की आग भड़क उठी। अभिनयश्री के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी और यही मुस्कान अनुप्रिया को और चिढ़ा रही थी। उसकी इस मासूम मुस्कान को मिटाने के इरादे से अनुप्रिया ने अपनी सहेलियों को बुलाकर कुछ कहा। शादी के मंच पर एक गंभीर और रौबदार व्यक्तित्व के साथ एक व्यक्ति बैठा था। आदि ग्रुप ऑफ कंपनीज का मालिक आदित्य।
पंडित जो मंत्र पढ़ रहे थे उन्हें वह ध्यान से दोहरा रहा था। उसके पास उसका छोटा भाई अक्षय बैठा था, जो मुस्कुराता हुआ वही मंत्र दोहरा रहा था। एक नज़र में ही कोई भी समझ सकता था कि दोनों असली भाई हैं, लेकिन उनके स्वभाव में जमीन आसमान का अंतर था। आदित्य बहुत कम बोलता था। उसकी मुस्कान देखना तो और भी दुर्लभ था, इतनी दुर्लभ कि जैसे वह किसी अनदेखे खजाने की तरह हो। आदित्य जब कुछ कहता तो वह बहुत हल्के स्वर में कहता, जिसे सिर्फ वही समझ सकता था। यह बात बहुत कम लोगों को पता थी। उसके विपरीत अक्षय एक हंसमुख और चंचल लड़का था, जो सबसे खुलकर बात करता था। इन दोनों भाइयों की एक छोटी बहन अदिति भी थी। अगर अदिति और अक्षय मिल जाते तो पूरा घर रणभूमि बन जाता। आदित्य बस उसे देखता रहता, लेकिन न तो उसके साथ खेलता, न ही वहाँ से हटता। दुल्हन को मंडप में लाने का समय आया। पंडित जी के कहने पर दुल्हनों को बुलाने के लिए महिलाएं आगे बढ़ी। अक्षय उत्सुकता से अपनी दुल्हन के आने का इंतजार कर रहा था, जबकि आदित्य ने दरवाजे की ओर देखा जहाँ से दुल्हन आने वाली थी। उसकी आंखों में क्या भाव थे यह सिर्फ वही जानता था। दुल्हनों की एंट्री अनुप्रिया घमंड से भरी हुई चल रही थी, क्योंकि उसे लग रहा था कि वह इतने बड़े घर की बहू बनने जा रही है। उसके विपरीत अभिनयश्री हर कदम ऐसे रख रही थी जैसे जमीन को भी चोट न पहुँचे। उसने नजरें उठाकर भी नहीं देखा और सर झुकाए धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। दोनों जाकर अपने अपने दूल्हे के बगल में बैठ गई। अक्षय और अनुप्रिया एक दूसरे को देखकर मुस्कुराए, जबकि आदित्य और अभिनयश्री ने एक दूसरे की ओर देखा तक नहीं। आदित्य और अभिनयश्री एक अनकहा एहसास। जब आदित्य ने पहली बार अभिनयश्री को देखा तो उसकी आंखों में एक अनजानी चमक थी, लेकिन अभिनयश्री ने एक बार भी उनकी ओर नजरें नहीं उठाई। मंडप में बैठे सभी लोगों की नजरें आदित्य और अभिनयश्री पर ही टिकी थी। यहाँ तक कि आदित्य के परिवार वाले भी अभिनयश्री की सुंदरता से प्रभावित हुए बिना रह नहीं सके। यह सब देखकर अनुप्रिया के मन में जलन की लपेटें और तेज हो गई, लेकिन उसने खुद को समझाया, अभी सब पहली बार उसे देख रहे हैं, इसलिए उसे नोटिस कर रहे हैं। पर उसे क्या पता था, मंडप में मौजूद हर कोई आदित्य और अभिनयश्री की जोड़ी की तारीफें कर रहा था। अगर अनुप्रिया ने यह सुना होता तो उसका चेहरा गुस्से और ईर्ष्या से और भी कड़ा हो जाता। जब नवविवाहित जोड़े सबसे आशीर्वाद ले रहे थे, अभिनयश्री का मन कुछ पलों के लिए भूतकाल में खो गया, लेकिन इधर अनुप्रिया ने बदला लेने की योजना बना ली। उसने अपनी सहेली के कान में कुछ फुसफुसाया और उनकी सहेलियां जानबूझकर अभिनयश्री के पीछे खड़ी होकर बातें करने लगी। अनु तो सच में बहुत लकी है, फिर क्या नहीं, देखो ना कितने बड़े घर की बहू बनने जा रही है और उसका पति कितना सॉफ्ट और स्वीट है। ऐसे पति पाने के लिए तो लड़कियां तरसती है। सही कहा, लेकिन उसका बड़ा भाई तो बिल्कुल उल्टा है, बहुत गुस्सैल और सख्त इंसान। सुना है वो पूरी दुनिया घूमने वाला बड़ा बिजनेसमैन है। मुझे तो बस यही समझ नहीं आ रहा, उसने अनुप्रिया की छोटी बहन से शादी करने के लिए कैसे हाँ कह दी। यह सुनकर अभिनयश्री चौंक गई। शायद सिर्फ अपने भाई के लिए मान गया होगा। अरे नहीं, वो अपने भाई के लिए ऐसे फैसले नहीं लेता। सुना है वो अपने परिवार वालों से भी ज़्यादा बातें नहीं करता। तो फिर उसने इस शादी के लिए हाँ क्यों कहा? अरे हो सकता है कि उसका कोई लव अफेयर हो या कोई पुराना दर्द। शायद इसी वजह से उसने इस लड़की से शादी करने का फैसला किया। अरे मैंने तो उस दिन खबर में पढ़ा था वो किसी लड़की के साथ लिव इन में था। कहीं ऐसा तो नहीं कि सिर्फ सोसाइटी की नज़रों से बचने के लिए इस लड़की से शादी कर रहा हो। इतना हैंडसम आदमी इस लड़की से शादी करने जा रहा है, उसकी बातें यही ख़त्म नहीं हुई। सच में यही सब सोचते हुए बैठी अभिनयश्री के गले में मंगलसूत्र बांधकर आदित्य ने उसे अपनी पत्नी बना लिया। उसने सर झुका रखा था, लेकिन जैसे ही उसने नज़रें उठाई उसकी आंखें आपस में मिली। उसकी आंखों में डर देखकर आदित्य ने अपनी नज़रों से ही कुछ कहा और ना जाने क्यों अभिनयश्री भी उसकी नज़रों में बंधी सी सर झुकाकर रह गई। शायद यही होता है जब आंखें बिना शब्दों की प्यार की भाषा बोलती है।
आदित्य ने उसके माथे पर सिंदूर लगाया। आज से अभिनय श्री का नया नाम था अभिनय श्री आदित्य। जब उसने उसके सर पर सिंदूर लगाया, अभिनय श्री के अंदर एक अनजानी सी भावना जाग उठी। यह क्या था वह समझ नहीं पाई, लेकिन यही एहसास आदित्य को भी हो रहा था। अग्नि के 7 फेरे लेकर जिस व्यक्ति ने आज तक किसी के आगे सर नहीं झुकाया था, वही आदित्य दुनिया के सामने झुककर अभिनय श्री के पैरों में बिछी बिछुए पहना रहा था। उसके बाद दोनों ने बड़ों के पैर छूकर आशीर्वाद लिए। फिर मेहमानों की बारी आई। सबने उन्हें उपहार दिए और तस्वीरें खिंचवाईं। अभिनय श्री ने देखा कुछ चेहरे ऐसे थे जो कभी उसका मजाक उड़ाते थे। उसे अकेलेपन की आग में झोंकने वाले लोग आज नकली मुस्कान के साथ उसके पास आ रहे थे। वो अब भी उसे नीचा दिखाने का मौका ढूंढ रहे थे, लेकिन अब अभिनय श्री अकेली नहीं थी, वह आदित्य की पत्नी थी। उसकी नज़रों में उपहास देखकर आदित्य सब समझ गया। उसने बिना हिचकिचाए उन्हें झिझककर दूर कर दिया। अब देखने वाली बात यह थी कि इस अपमान की उन्हें क्या कीमत चुकानी पड़ेगी। धीरे धीरे सबने खाना खाना शुरू कर दिया, लेकिन दूल्हा दुल्हन अब तक भूखे बैठे थे। लगभग 2 घंटों से मेहमानों की कतार लगी हुई थी और अब भी ये सिलसिला खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। यह देखकर अभिनय श्री को कुछ महसूस हुआ। उसे चक्कर जैसा महसूस हो रहा था। सुबह बस आने के कारण उसने ठीक से नाश्ता भी नहीं किया था। यहाँ आने के बाद इतने घंटे बीत चुके थे और उसने अब तक एक घूंट पानी भी नहीं पिया था। थोड़ी कमज़ोर होकर खड़ी थी। तभी एक हाथ उसके सामने जूस लेकर आया। कौन? उसने सर उठाकर देखा। आदित्य की बहन अदिति मुस्कुराते हुए खड़ी थी। उसी की उम्र की एक छोटी सी प्यारी सी लड़की सुंदर पारंपरिक पोशाक में उसके सामने जूस बढ़ा रही थी। ये जूस पी लीजिए, आप देख रही हैं ये सब खत्म होते होते अभी 2 घंटे और लग जाएंगे। आप बहुत थकी हुई लग रही है, ये जूस पी लीजिए, इससे थोड़ा ताजगी महसूस होगी। फिर उसने आदित्य की ओर भी जूस बढ़ाया। ये आपके लिए। आदित्य ने भी जूस ले लिया। जूस का ग्लास पकड़ते ही अभिनय श्री को अपनी सहेली की याद आ गई। उसने हल्की मुस्कान के साथ कहा, थैंक यू। अदिति तुरंत चहक उठी। अरे भाभी, थैंक यू कुछ नहीं, मैं आपकी ननद हूँ, आदित्य भाई की बहन। तो आप मुझे नाम से बुलाइए, मेरा नाम अदिति है। और हाँ, आपकी मुस्कान बहुत प्यारी है, लेकिन आप उससे भी ज़्यादा खूबसूरत हैं। कहते कहते उसने अभिनय श्री के गाल पर प्यार से एक किस कर दिया और चली गई। इस पर अभिनय श्री और भी ज़्यादा मुस्कुरा उठी। अदिति सही कह रही थी। उसकी मुस्कान में एक पल के लिए आदित्य भी खोसा गया। फिर अपने आप को संभालते हुए नज़रें फेर ली। कुछ देर बाद अंततः मेहमान जाने लगे। अभिनय श्री ने सोचा, अच्छा हुआ, अब कम से कम खाना तो खा सकते हैं। लेकिन तभी फोटोग्राफर सामने आ गए, जैसे उसकी भूख को विराम देने आया हो। सर, आपकी सोलो फुटेज लेनी है, प्लीज़ आप दोनों साथ खड़े हो जाइए। यह सुनते ही अभिनय श्री का चेहरा लटक गया। उसने अपने पेट को हल्के से छूकर देखा और बेचारगी से आदित्य की ओर देखा। यह देखकर आदित्य हल्का सा मुस्कुराया और फिर धीरे से उसके पास आकर फुसफुसाया, माँ पापा के लिए कुछ फुटेज ज़रूरी है। मुझे भी फ़ोटो खिंचवाने में कोई दिलचस्पी नहीं है, लेकिन माँ पापा के लिए बस थोड़ी देर एडजस्ट कर लो। जितनी जल्दी हो सके फ़ोटो खिंचवा कर हम खाना खाने चलेंगे। उसकी बात सुनकर अभिनय श्री ने गहरी सांस ली। अब उसे थोड़ा धैर्य रखना था। पहली बार जब एक पुरुष उसके इतने करीब आकर धीरे से बात कर रहा था तो वह सिहर उठी। उसकी भूख का एहसास कर जब उसने माँ पिता का नाम लेकर कहा, तब उसके प्रति मन में हल्का सा स्नेह भी जाग उठा। फोटोग्राफर के कहने पर अनु और अक्षय बेहद करीब आकर फोटो खिंचवा रहे थे। इसे देखकर अभी थोड़ी असहज हो गई और उसने संकोच भरी नज़रों से देखा। आदित्य ने उसकी नज़रों को महसूस किया। फोटोग्राफर कुछ कहता उससे पहले ही वह खुद अभी के करीब आ गया। उसका हाथ उसकी कमर के पास रुका, लेकिन 1 इंच की दूरी बनाए रखा। अचानक हुए इस स्पर्श विहीन समीपता से अभी चकित रह गई। उसका हैरान चेहरा ही एक खूबसूरत फोटो बन गया। फिर उसने जब अपने स्पर्श विहीन कमर की ओर देखा तो वह भी एक अद्भुत तस्वीर में बदल गया।
फोटोग्राफर भी उसकी सुंदरता के सम्मोहन में खो गया था। वह मुझे छू नहीं रहा, इससे उसके प्रति सम्मान तो जागा, लेकिन कहीं उसे मुझसे छूने से परहेज तो नहीं। उसके मन के एक कोने में हल्का सा संशय जन्म ले चुका था। कुछ और तस्वीरें खिंचवाने के बाद आदित्य ने फोटोग्राफर से कहा, बस अब काफ़ी है। फिर उसने अभी को खाना खाने के लिए चलने को कहा। खाने की पंगत में बैठते ही आदित्य ने अपने स्वाद और पसंद के अनुसार भोजन लिया। जो उसे चाहिए था वही लिया, बाकी मना कर दिया। लेकिन अभी ने जो भी परोसा गया सब कुछ ले लिया। उसके पत्तल पर लगभग सभी प्रकार के व्यंजन रखे थे, लेकिन थोड़ा थोड़ा करके। अभी की थाली को देखते हुए आदित्य मुस्कुराया। क्या देख रहे हैं आप? यही सोच रहा था कि तुम खाने के लिए कितनी उत्साहित हो। क्यों? ऐसा लग रहा है जैसे कोई भूखा इंसान सारी चीज़ें समेट कर खाने को बैठ गया हो। अभी ने हल्की हंसी के साथ जवाब दिया। आपने इस तरह का शादी का खाना आखिरी बार कब खाया था? आदित्य ने कुछ सोचते हुए कहा, पिछले हफ्ते, जब अपने एक एम्प्लॉय की शादी में गया था। अभी ने हल्के से सर हिलाया और कहा, मैंने कभी ऐसी शादियों में खाना नहीं खाया। मुझे याद भी नहीं कि इस तरह के खाने को आखिरी बार कब देखा था। आज तो जैसे पहली बार किसी शादी की असली स्वाद का अनुभव कर रही हूँ। खाने का सपना देखना ही मेरा सपना है। अभी ने खाते खाते कहा, ऐसा भी कोई सपना होता है क्या? आदित्य ने हैरानी से पूछा। और भी कई छोटी छोटी चीज़ें जो दूसरों के लिए मामूली लगती है, वही मेरे लिए बहुत बड़ी इच्छाएं हैं। आदित्य ने उसे समझने की कोशिश की। जो चीज़ें हमें कभी नहीं मिली, जो हमारी ज़िंदगी में कभी हुई ही नहीं, बस वही तो हमारी ख्वाहिशें और सपने बन जाती है ना? हाँ, सही कहा। अगर आप लोग यहाँ तक कहानी सुन चुके हो तो कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। दूल्हा दुल्हन तैयार होकर अपने नए घर जाने के लिए निकल पड़े। परमेश्वरी ने अपनी बड़ी बेटी को बुलाकर समझाया, तुझे पता है तू कितने बड़ी घर की बहू बनने जा रही है। वहाँ जाकर सबको अपने बस में रखना, सबको अपने हाथ में कर लेना। ऐसा नाम कमाना कि लोग तुझे सोने जैसी लड़की कहे। अगर तूने ये कर लिया तो तू सिर्फ इस घर की ही नहीं, उस घर की भी रानी बन जाएगी। इसके बाद वह अभी को अकेले में ले गई और सख्त लहजे में कहा, हमारी ज़िंदगी पहले ही तेरी मनहूसियत से बर्बाद हो चुकी है। अब वहाँ जाकर कोई नया तमाशा मत करना। तेरी वजह से हमें कोई बधाई दे या ना दे, कम से कम ये मत होने देना कि लोग कहे कि तेरी वजह से हमारा परिवार तबाह हो गया। तेरी बहन की ज़िंदगी भी मत खराब करना। यह सुनकर अभी का मन भारी हो गया। हालांकि वह इन तानों की आदी थी, लेकिन हर बार उसकी आत्मा को चुभन जरूर होती थी। गंभीर मन से उसने अपने पति के बगल में बैठकर अपने नए घर की यात्रा शुरू की। पर यह कोई साधारण घर नहीं था, बल्कि एक असली महल जैसा दिखता था। घर के चारों ओर फैला विशाल बगीचा देखकर सभी लोग दंग रह गए। दरवाजे से मुख्य भवन तक पहुंचने के लिए कार ले जानी पड़ी। परमेश्वरी के चेहरे पर एक अलग खुशी थी। वह गर्व से अपनी बेटी को देखने लगी, जो अब इस भव्य घर की बहू बन चुकी थी। कुछ दिनों तक यहाँ रुकने का सोचकर परमेश्वरी अपनी बड़ी बेटी को तरह तरह की बातें समझा रही थी। यह सब देखकर आदित्य ने पलटकर अपनी पत्नी की ओर देखा। अभी भी घर को ही देख रही थी, लेकिन बाकी सब की तरह नहीं। उसकी आंखों में केवल शांति और हल्का सा उत्साह झलक रहा था, ना कोई लालच, ना कोई अभिलाषा। यह देखकर आदित्य मन ही मन मुस्कुरा दिया, पर हमेशा की तरह उसकी मुस्कान किसी को नजर नहीं आई, यहाँ तक कि उसकी पत्नी को भी नहीं। रिवाज के अनुसार नवविवाहित जोड़ों का आरती उतारी गई। फिर दोनों दुल्हनों को एक एक जलता हुआ दीप और पीतल का भारी बर्तन दिया गया, जिसे पकड़कर उन्हें घर के अंदर जाना था। स्वार्थ से भरी महेश्वरी ने अपनी बड़ी बेटी को हल्का सा दिया दिया और छोटा सा बर्तन दिया, जबकि अपने लाडले की दुल्हन यानी छोटी बेटी को सबसे भारी दिया और बड़ा सा बर्तन थमा दिया। उसका इरादा साफ था, अभी उसे संभाल नहीं पाएगी, सबके सामने गिरकर शर्मिंदगी होगी और उसकी बड़ी बेटी सबकी नज़रों में अच्छा नाम कमा लेगी। जैसा सोचा था वैसा ही हुआ।
अभी से इतनी भारी पीतल के बर्तन और दिए संभाले नहीं जा रहे थे। जो लड़की कभी पानी का घड़ा तक नहीं उठाती थी, वह इतनी भारी चीज़ें कैसे उठा पाती। उसने इधर उधर देखा कि शायद कोई उसकी मदद करे, लेकिन उसकी माँ ने उसकी तरफ देखना भी ज़रूरी नहीं समझा। वह तो अपनी बड़ी बेटी की साड़ी ठीक करने लग गई। उधर अनु बिना किसी झंझट के दरवाजे के पास जाकर खड़ी हुई और अभी वह तो इन भारी बर्तनों को संभालते संभालते लड़खड़ा गई। उसका संतुलन बिगड़ गया और वह गिरने ही वाली थी कि एक मजबूत हाथ ने उसे थाम लिया। वह हल्के से आंखें बंद कर चुकी थी, लेकिन जब खोली तो देखा कि आदित्य ने उसे संभाल रखा था। वह उसे सहारे देकर खड़ा कर चुका था। एक हाथ से दिया और दूसरे हाथ से बर्तन भी पकड़ लिया था। उसकी ताकत अद्भुत थी। हर दिन की कड़ी मेहनत और व्यायाम का असर साफ दिख रहा था। अब दिया और बर्तन सिर्फ उसके शरीर को छू रहे थे, पर पूरा भार आदित्य ने खुद उठा लिया था, जैसे मानो वह अब से जीवन भर उसके सारे बोझ उठाने के लिए तैयार हो चुका था। आदित्य के परिवार के सभी लोग उसे आश्चर्य से देख रहे थे। अब तक उन्होंने उसे इस रूप में कभी नहीं देखा था। उनके दिलों में एक अजीब सी खुशी थी। उनका बेटा अब और भी खुशहाल जीवन बिताने वाला है, और यह खुशी का कारण उसकी पत्नी थी, जिससे वे और भी ज़्यादा प्रभावित हो चुके थे। यह सुंदर क्षण तस्वीरों में कैद हो गया। दोनों ने एक साथ दाएं पैर से घर में प्रवेश किया। अपने नए जीवन की शुरुआत करते हुए पूजा कक्ष में दीप जलाने का समय आया। अनु तेजी से आगे बढ़ी, लेकिन आदित्य की दादी ने उसे रोक दिया। बेटा, तुम अपने घर में बड़ी बहन हो सकती हो, लेकिन इस घर की बड़ी बहू तुम्हारी छोटी बहन अभी है, इसलिए पहला दीप वही जलाएगी। यह सुनकर अनु का चेहरा उतर गया, लेकिन वह मुस्कुराते हुए बोली, दादी, उसे दिया जलाना नहीं आता। अब तक उसने कहाँ जाकर दिया जलाया होगा। हॉस्टल में रहने वाली लड़की है। पहले मैं जला देती हूँ, वह देखकर सीख लेगी। उसकी बातों में हल्का सा तंज था, जिसे बुजुर्ग महिला भली भांति समझ गई। दादी मुस्कुराई और बोली, अब तक जो भी हुआ सो हुआ, लेकिन अब हमें उसे सब सिखाना होगा। अब वह कोई बच्ची नहीं है, वह शादीशुदा है, इस घर की बड़ी बहू है और हमारे पूरे परिवार की रानी, तो उसे सब कुछ सीखना होगा, है ना। दादी ने अभी का हाथ पकड़कर उसे आगे बुलाया और माचिस देकर दिया जलाने को कहा। अभी पहले थोड़ा हिचकिचाई, फिर आगे बढ़कर चांदी के दीपक में तेल डाला और एक ही तिल्ली से 5 दीपक जला दिए। यह देखकर दादी मुस्कुराई और पूछा, बेटा, तुम मंदिर जाती हो। अभी ने सर हिलाते हुए जवाब दिया, हाँ दादी, हर शुक्रवार मैं मंदिर जाती हूँ। इसके बाद अनु ने हर दीपक को जलाने के लिए अलग अलग तिल्ली का इस्तेमाल किया, लेकिन घर में किसी ने इसे ज़्यादा तवज्जो नहीं दिया। हालांकि अनु के लिए यह थोड़ा अजीब और असहज करने वाला था। वह झिझकते हुए अपने पति की ओर देखने लगी। अक्षय मुस्कुराता रहा। उसकी आंखों ने कहा, कोई बात नहीं। फिर उसने अनु को अपने पास खड़ा कर लिया। दूध और फल देने के बाद सभी नवविवाहितों को आराम करने के लिए उसके कमरों में भेज दिया गया। आदित्य अभी को अपने साथ ले जाकर दरवाज़ा खोलते हुए अंदर ले गया। अभी उस कमरे की भव्यता को देखकर हैरान रह गई। छोटे से हॉस्टल के कमरे में 2-3 लड़कियों के साथ रहने की आदि अभी के लिए इतना बड़ा कमरा आश्चर्य और सदमे का कारण बन गया। यह तो इतना बड़ा है कि मेरे हॉस्टल की 25 लड़कियां आराम से रह सकती है। वह हैरानी से चारों ओर देखने लगी। उसके हर भाव, हर प्रतिक्रिया को आदित्य चुपचाप अपनी आंखों में उतारता रहा। धीरे धीरे अभी ने अपनी नन्ही उंगलियों से कमरे की हर चीज़ों को छूकर देखा। उसकी भव्यता में खो गई। फिर कमरे के 4 दरवाजों को देखकर चौंक गई। इसमें और 4 कमरे हैं। वह चकित होकर थोड़ी तेज आवाज में बोली। आदित्य हल्की मुस्कान के साथ उसकी तरफ देखता रहा, फिर हाथ से इशारा करके पहला दरवाज़ा खोलने के लिए कहा। अभी उत्सुकता से आगे बढ़कर दरवाज़ा खोलती है। वह वॉशरूम था। जैसे ही उसने अंदर देखा, वह आदित्य की ओर देखकर चौंक कर हंस पड़ी। लेकिन वह वॉशरूम भी किसी शानदार डिजाइनर सेटअप की तरह सजा था। शीशे से घिरा हुआ वॉशरूम एरिया, लंबा बाथटब, बिल्कुल फिल्मों जैसा। अगला कमरा खोलते ही आदित्य ने अभी से कहा, अंदर जाओ। वह ड्रेसिंग रूम था, जिसमें एक ऊंचा बड़ा सा शीशा लगा था
अभी को न जाने क्यों वहाँ रखी अलमारियों को खोलकर देखने में थोड़ा संकोच हो रहा था। वह चुपचाप खड़ी रही। उसकी चुप्पी को समझते हुए आदित्य खुद आगे बढ़ा और एक अलमारी खोली। अंदर पूरी तरह से उसके कपड़े सजोकर रखे गए थे। ऑफिस जाने के लिए कपड़े, घर में पहनने के लिए कपड़े, जिम के कपड़े, अलग अलग मौक़ों के लिए ढेर सारे जूते, घड़ियाँ और ज़रूरी सामान। एक आदमी को इतने सारे कपड़ों की क्या ज़रूरत होती है? अभी यह सोचकर हैरान रह गई। फिर आदित्य ने दूसरी अलमारी की ओर इशारा किया। इसमें ऑफिस की फाइलें हैं, इसलिए यह हमेशा लॉक ही रहेगा और इसमें कुछ कैश भी रखा रहता है। तुम्हें कुछ चाहिए तो तुम मुझसे कह सकती हो, इसकी चाबी यहाँ रखी होती है। वह उसकी हर बात शांति से सुन रही थी। उसके बाद आदित्य ने एक बड़ी अलमारी की ओर इशारा किया। यह तुम्हारे कपड़ों के लिए है। और वह उसे खोलने ही वाला था कि अभी जल्दी से बोली, रहने दो, इसमें कुछ होगा ही नहीं। मैं अभी तक अपना कुछ भी लेकर नहीं आई। मेरे सारे कपड़े हॉस्टल में ही हैं। सिर्फ 2 जोड़ी कपड़े ही लेकर आई हूँ। तो फिर इतना बड़ा कपबोर्ड क्यों? अभी लगातार बोली जा रही थी और आदित्य चुपचाप उसकी बातों की मासूमियत और उनकी सुंदरता में खोया उसे देखता रहा। फिर धीरे से अलमारी खोली। अभी की आंखें आश्चर्य से फैल गई। पूरी अलमारी शानदार सिल्क और डिजाइनर साड़ियों से भरी थी। इतने रंग बिरंगे कपड़े थे कि अभी को लगा जैसे वह इंद्रधनुष देख रही हो। आदित्य ने उसे पास बुलाकर कहा, ये सब माँ ने अपनी बहू के लिए खरीदा है। फिर उसने आभूषणों की ओर इशारा किया जो सोने और हीरो से जरे हुए थे। अभी ने उसमें से कुछ भी नहीं छुआ, लेकिन वहाँ रखे एक छोटे से झुमके को अपने हाथों से उठा लिया। अभी झुमके को हल्के से अपनी उंगलियों से सहलाने लगी। आदित्य उसकी इस हर छोटी छोटी पसंद को अपने दिल की किताब में दर्ज करता जा रहा था। फिर उसने अभी की ओर देखते हुए कहा, वहाँ रखी बाकी 2 अलमारियाँ अभी खाली हैं। तुम्हें जो भी पसंद हो वो खरीद कर रख सकते हो। तुम्हारे नॉर्मल कपड़े जो तुम्हें कंफर्टेबल लगे वो ला सकते हैं। तुम्हारा हॉस्टल कहाँ है बताओ, वहाँ से तुम्हारा सामान मंगवा लेते हैं। लेकिन अभी ने जल्दी से कहा, नहीं नहीं, रहने दो। हॉस्टल में भले ही सिर्फ लड़कियां ही हैं, लेकिन फिर भी किसी को अंदर आने की परमिशन नहीं है, इसलिए मैं बाद में अपनी दोस्त को कॉल करके मंगवा लूँगी। बेचारी को तो अभी तक यह भी नहीं पता होगा कि मेरी शादी हो चुकी है। अगर उसे अचानक बताओगी तो वो मुझसे नाराज़ हो जाएगी। मुझे पहले उसे मनाना पड़ेगा। आदित्य बस मुस्कुराया और उसे अगले कमरे की ओर ले गया। जिम रूम। अंदर कदम रखते ही अभी ने देखा कि यह एक जिम था जो आधुनिक वर्कआउट मशीनों से सजा हुआ था। वहाँ एक पंचिंग बैग लटका हुआ था। अभी ने अपने कोमल उंगलियों से उसे छुआ और फिर एक डंबल उठाने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने उसे उठाना चाहा वह संभाल नहीं पाई। जल्दी से हाथ झाड़कर ऐसे खड़ी हो गई जैसे कुछ हुआ ही ना हो। आदित्य ने उसकी मासूमियत पर हल्की सी मुस्कान दी। अब वह अगले कमरे के दरवाजे पर खड़े हो गए। छोटे बच्चे की तरह उत्सुकता से दरवाजे की ओर देख रही थी। आदित्य ने धीरे से दरवाज़ा खोला और बालकनी। इस बार अभी की आंखें खुशी से और चमक उठी। बालकनी में एक लंबा सा सोफा रखा था और एक लकड़ी का झूला भी टंगा था जिसमें गद्दे और कुशन लगाए गए थे। वहाँ से महल के पास का पूरा सुंदर बगीचा भी दिख रहा था। अभी बिना कुछ सोचे तेजी से भागकर झूले पर बैठ गई। फिर छोटे बच्चे की तरह इधर उधर घूमने लगी, झूले पर झूलने लगी। आदित्य दरवाजे से टिककर खड़ा उसकी खुशी को निहार रहा था। अचानक अभी ने मुस्कुराते हुए कहा, आपको पता है, यह मेरी बचपन की एक बड़ी ख्वाहिश थी। मुझे ऐसे झूले बहुत पसंद है और सबसे ज़्यादा तब जब बारिश हो रही हो। फिर गर्मा गर्म कॉफ़ी पीते हुए बारिश को देखने का मज़ा कुछ और ही होता है। उसने खुले आसमान की ओर देखा और मुस्कुराई। अब झूला तो है, कॉफ़ी भी मिल जाएगी, बस बारिश होनी बाकी है। कोई बात नहीं, यहाँ अक्सर बारिश होती रहती है। जब बारिश आएगी तब मैं अपनी एक और ख्वाहिश पूरी कर लूँगी। वह बाहर के दृश्य को मग्न होकर देखने लगी और आदित्य चुपचाप उसकी खुशियों को अपनी आंखों में भरता गया। अगर उसमें ताकत होती तो वह बारिश को भी बुला लेता, सिर्फ अपनी पत्नी के लिए। लेकिन क्या करे, भले ही उसके पास कितना भी पैसा हो,
कुछ चीज़ें इस दुनिया में खरीदी नहीं जा सकती है ना। वह भी वहीं बैठकर आसमान की ओर देखने लगा, सोचने लगा कि क्या बारिश होगी। फिर उसने अपनी पत्नी की ओर देखा और बस उसे निहारता रहा। अगले पल लैपटॉप पर काम कर रहा आदित्य जब ऊपर देखा तो अभी को देखा। वह चुपचाप फोन में देखते हुए अपनी साड़ी को ठीक कर रही थी। उसने ऊपर से नीचे तक उसे देखा और अचानक बोल पड़ा, अगर साड़ी पसंद नहीं है तो उतार दो। अभी चौंक गई। उसे फिर से पूछा, क्या? तभी उसे एहसास हुआ कि उसने बात को बिना फिल्टर किए कह दिया। वह तुरंत अपनी जीभ काटते हुए बोला, नहीं, मेरा मतलब यह था कि अगर तुम्हें साड़ी में आराम नहीं लग रहा तो कोई और ड्रेस पहन लो। मुझे भी बदलने का मन तो कर रहा था, लेकिन घर में बाकी लोग कुछ कहेंगे नहीं। उन्हें क्या कहना है? कपड़े पहनना तुम्हारी मर्जी है। इस घर में तुम्हें जो अच्छा लगे वही पहन सकती हो, कोई कुछ नहीं कहेगा। लेकिन आज ही शादी हुई है, इसलिए समझ नहीं आ रहा कि क्या पहनूं। मेरे पास सिर्फ एक ही सलवार सूट है। अलमारी में साड़ियाँ हैं ना, कोई भी निकाल लो और पहन लो। तुम्हें किसी से परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है। हर चीज़ के लिए सोचने और हिचकिचाने की ज़रूरत नहीं है। तुम अपने ही घर में हो, जैसे हॉस्टल में थी वैसे ही रहो। तुम्हें यहाँ किसी भी तरह की पाबंदी नहीं है। जो चाहे पहन सकती हो, जो चाहे कर सकती हो। उनकी बातें सुनकर अभी को थोड़ा सुकून मिला। वह अलमारी की तरफ गई और उसमें देखने लगी कि कौन सी साड़ी पहने। अलमारी में रखी साड़ियाँ बहुत ही भारी और भव्य थी। उसने मन ही मन सोचा, घर में रहने के लिए इतनी भव्य साड़ियाँ क्यों? थोड़ी देर देखने के बाद आखिरकार उसे एक हल्की सिल्क कॉटन की साधारण साड़ी मिल गई। चलो, कम से कम यह एक साड़ी तो थोड़ी नॉर्मल लग रही है। बस भगवान करे इसका ब्लाउज ठीक से फिट आए। जैसे ही अभी ने अलमारी खोली, उसने देखा कि उसकी सास ने पहले से ही उसके नाप के हिसाब से सब कुछ खरीद कर रखा था। यह देखकर वो हल्का सा मुस्कुराई और फिर दरवाज़ा बंद कर कपड़े बदलने लगी। दरवाज़ा खुलने की आवाज़ सुनकर आदित्य ने तुरंत उसकी ओर देखा। आखिर उसने कौन सा ड्रेस पहना होगा, यह सोचते ही उसकी नज़र जैसे वहीं ठहर गई। अभी ने सुंदर मोर रंग की साड़ी पहनी थी, जिसमें गोल्डन बॉर्डर था। साधारण साड़ी होने के बावजूद वह उस पर बेहद आकर्षक लग रही थी और उस साड़ी पर सबसे ज़्यादा ध्यान खींच रहा था आदित्य द्वारा पहनाया गया मंगलसूत्र, जो अभी के गले में झूलता हुआ हल्की हल्की हिल रहा था। उसने माथे पर छोटी सी बिंदी लगा रखी थी, मेकअप उतार दिया था और अपने बालों को सामान्य ढंग से जूड़ा बनाकर रख लिया था। न कोई भारी गहने, न ही चमकदार कपड़े, न ही ज़्यादा से ज़्यादा मेकअप। फिर भी वह एक अप्सरा की तरह सुंदर लग रही थी। आदित्य की आंखें उसे बस निहारती रह गईं, लेकिन अभी को आदित्य की इन भावनाओं को जरा भी अंदाजा नहीं था। कैसा लग रहा है? अच्छा नहीं लग रहा है ना? अभी ने उत्सुकता से पूछा। यह भी थोड़ा ज़्यादा ग्रैंड ही लग रहा है ना? बहुत ढूंढने के बाद भी यही मिला जो थोड़ा सिंपल लगे, लेकिन यह भी ज़्यादा भव्य लग रहा है। रुको, मैं जाकर कोई और ड्रेस देखती हूँ। अभी ने जैसे ही अंदर जाने लगी, आदित्य तुरंत बोला, नहीं, इसकी ज़रूरत नहीं है, यह एकदम सही है। अभी हल्की मुस्कान के साथ वापस आकर सोफे पर बैठ गई और फ़ोन देखने लगी। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। हाँ, आ रही हूँ, अभी ने जवाब दिया। दरवाज़ा खुलते ही आदित्य की छोटी बहन अदिति खड़ी थी। भैया भाभी, माँ नीचे खाने के लिए बुला रहे हैं, कहते हुए उसने दोनों को देखा और फिर हंसते हुए बोली, अरे वाह, आप दोनों ने सेम कलर के कपड़े पहने हैं, एकदम मैचिंग पिक्चर लग रहे हो। इतना सुनते ही अभी और आदित्य दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा और तब जाकर उन्हें एहसास हुआ कि उन्होंने एक ही रंग के कपड़े पहन रखे हैं। अभी ने हल्की मुस्कान दी, लेकिन आदित्य के चेहरे पर कोई प्रतिक्रिया नहीं थी। जल्दी आइए, कहते हुए अदिति उछलती हुई नीचे चली गई। नीचे जाते ही वह सबको यह बताने लगी, भैया और भाभी को बुला लिया, आप सब ऊपर जाकर जरूर देखिए, आपके लिए एक सरप्राइज है, छोटा सा सरप्राइज है। यह सुनकर सभी ने उत्सुकता से ऊपर की ओर देखा। जैसे ही नवविवाहित जोड़ा एक ही रंग के कपड़ों में सीढ़ियों से नीचे उतरा, सभी की आंखें खुशी और आश्चर्य से चमक उठी। न सिर्फ उनकी आंखें, बल्कि उनके दिल भी एक दृश्य से भर गया। लेकिन अनु के लिए यह स्वीकार करना मुश्किल हो रहा था कि हर चीज़ में अभी अलग दिख रही थी। बचपन से ही उसे यह सिखाया गया था कि वही सबसे बड़ी है, वही सही है,
वही सबसे सुंदर है। लेकिन जब किसी और की तारीफ उसके सामने होती तो यह छोटी सी जलन उसके दिल में गहरा चोट पहुंचाती। आज पहली बार उसे ऐसा लग रहा था जैसे अभी उससे ऊपर चली गई हो। यह एहसास उसके मन में एक टीस छोड़ गया, और यह टीस आगे चलकर क्या रूप लेगी यह तो समय ही बताएगा। सभी की निगाहें नवविवाहित जोड़े पर। आदित्य और अभी को खुद पर इतनी नज़रों का ध्यान जाते ही वे हल्की सी मुस्कान देने लगे। तुम दोनों इधर आओ, दादी ने बुलाया और उन्हें पूजा कक्ष के सामने ले गई। सबको यह देखकर आश्चर्य हुआ कि शादी की सभी रस्में पहले ही पूरी हो चुकी थी, तो अब दादी उन्हें क्यों बुला रही थी। दादी ने कुमकुम उठाकर आदित्य की ओर बढ़ाया और बोली, अभी बेटा, अब तुम्हारी शादी हो चुकी है। शादीशुदा औरत के लिए उसकी मांग में सिंदूर और गले में मंगलसूत्र सिर्फ एक श्रृंगार नहीं बल्कि उसके पति के जीवन और दोनों के रिश्ते का प्रतीक होता है। जब भी आदित्य तुम्हारी मांग में सिंदूर देखेगा और गले में मंगलसूत्र देखेगा, उसे यह एहसास होगा कि तुम उसकी पत्नी हो। इसी तरह जब तुम अपने मंगलसूत्र को देखोगी तो तुम्हें हमेशा याद रहेगा कि वह तुम्हारे लिए बना है। यही वजह है कि यह परंपरा पीढ़ियों से चलती आ रही है। यह एक विश्वास है जो पति पत्नी के रिश्ते को मजबूती देता है, इसलिए इसे कभी मत भूलना। आज आदित्य तुम्हारी मांग में सिंदूर भरेगा, और सिर्फ आज ही नहीं बल्कि हमेशा। अब आदित्य सिंदूर लो और अभी की मांग में लगाओ। आदित्य ने अभी की मांग में सिंदूर भरा और उसने आंखें बंद कर यह एहसास अपने भीतर समेट लिया। जब उसने आंखें खोली तो दोनों की नज़रें एक दूसरे से मिल गईं। सभी लोग बैठकर खाना खा रहे थे। अक्षय और अदिति बिना रुके बातें करते हुए खाना खा रहे थे। बीच बीच में अनु भी कुछ बोल रही थी। बाकी बड़े बुजुर्ग शादी और उसमें आए मेहमानों के बारे में चर्चा कर रहे थे, जबकि आदि और उसके पिता सेतु शादी में आए बिजनेस सर्कल के लोगों के बारे में बातें कर रहे थे। लेकिन अभी चुपचाप बैठकर खाना खा रही थी, किसी से कुछ नहीं बोल रही थी। उसे यूं शांत देखकर आदि की माँ गंगा सोचने लगी, शायद उसे उनके हाथ का बनाया हुआ खाना पसंद नहीं आया। यह सोचकर उसका दिल थोड़ा उदास हो गया। उस विशाल हवेली में ढेरों नौकर थे, लेकिन रसोई का काम सिर्फ परिवार के लोग ही करते थे। यह वहाँ की अनलिखी परंपरा थी। गंगा के लिए बाकी सभी माताओं की तरह सबसे ज़्यादा खुशी की बात यही थी कि वे अपने हाथों से बनाए भोजन को अपने बच्चों को खाते हुए देखें। इसी कारण जब उन्होंने अभी को चुपचाप खाते देखा तो उन्हें लगा कि शायद उसे खाना पसंद नहीं आया, और एक माँ का दिल दुखी हो गया। आदि ने भी अभी की चुप्पी और अपनी माँ के चेहरे पर आए भावों को गौर से देखा। खाना खाकर जब गंगा हाथ धोने के लिए उठी तो अभी भी उनके पीछे पीछे चल दी। जब गंगा हाथ धोकर मुड़ी तो अभी ने अचानक उनके गाल पर एक प्यार भरा किस दे दिया। गंगा यह देखकर चौंक गई। थैंक यू अम्मा, मैंने अपनी ज़िंदगी में इस तरह का घर का खाना सिर्फ 5 साल की उम्र में अपनी दादी के हाथों से खाया था, और अब पूरे 15 साल बाद मुझे फिर से वही एहसास हुआ। मैं खाना खा रही हूँ, वो भी पूरे परिवार के साथ। मुझे कितनी खुशी हो रही है। पता है अम्मा, मैंने कभी नहीं सोचा था कि अपनी ज़िंदगी में इतने सारे लोगों के साथ बैठकर परिवार की तरह खाना खाऊंगी। आपका खाना बहुत ही शानदार था। इस तरह का खाना खिलाने के लिए थैंक यू सो मच। यह कहते हुए अभी की आंखें भर गई। हाथ धोकर वापस लौटते समय उसने देखा कि आदि और उसकी दादी आदि लक्ष्मी वहीं खड़े थे और उनके पूरे बातचीत सुन चुके थे। उन्हें देखते ही अभी ने जल्दी से अपने आंसू पोंछे, हल्की सी मुस्कान दी और वहाँ से चली गई। गंगा जो अब तक अभी की बातों से भावुक हो चुकी थी, उसके पास आई और आदि से बोली, क्या बोल रही थी तेरी पत्नी? आदि चुप ही रहा, लेकिन पास खड़ी उसकी चाची आदि की बुआ ने कहा, अरे अक्का, जब आपने पहली बार इस लड़की को देखा और इसे आदि के लिए चुना तब मुझे थोड़ा सा संकोच था। एक अनाथ लड़की जो परिवार से अलग थलग रहकर बड़ी हुई, क्या वे इस परिवार में घुल मिल पाएगी? क्या वह आदि के साथ निभा पाएगी? कहीं हमारे परिवार में कोई समस्या तो नहीं खड़ी होगी? मुझे थोड़ा डर था, लेकिन आज मैं पूरे दिल से कह सकती हूँ, आदि के लिए भी और इस परिवार के लिए भी सबसे सही जीवन संगिनी यही है। अभी
गंगा यह सुनकर और भावुक हो गई। फिर उन्होंने आदि के कंधे पर हाथ रखा और कहा, बेटा, हमने सुना है कि अभी एक अनाथ आश्रम में पली बढ़ी है, कभी परिवार के बीच नहीं रही। वो नासमझी में अगर कोई गलती भी कर दे तो उसे सुधारना तुम्हारी जिम्मेदारी है, लेकिन किसी भी हाल में उसे छोड़ना मत। जब तक वो तुम्हारे साथ रहेगी तुम्हारी ज़िंदगी खुशहाल रहेगी। अगर तुमने उसे खो दिया तो समझ लो तुम्हारी ज़िंदगी नर्क बन जाएगी। अगर तुम सच में खुश रहना चाहते हो तो उसे मजबूती से थामे रखना। यह कहकर गंगा वहाँ से चली गई। आदि, जो अब तक अपनी माँ की बातों को सिर्फ सुन रहा था, अब गहराई से सोचने लगा। रात का समय नज़दीक आ गया था। शादी की रात से जुड़ी रस्मों की तैयारी होने लगी। जहाँ सब कुछ पहले सामान्य लग रहा था, अब अभी के दिल में घबराहट बढ़ने लगी, क्योंकि अब तक उसने किसी भी पुरुष से इतनी नज़दीकी से बात नहीं की थी। एक लड़की जो हमेशा लड़कियों के हॉस्टल में रही हो, उसके लिए किसी अजनबी पुरुष के साथ पूरी रात एक कमरे में रहना, ये सोचकर ही उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। पहले जब उसने आदि को देखा था तब डर और झिझक थी, लेकिन फिर आदि के स्वभाव पर भरोसा करके ही उसने अपने मन की बात कहने की हिम्मत जुटाई थी। अगर पति है तो कुछ हद तक अधिकार भी बनता है, लेकिन अब उसे उसी के साथ एक ही कमरे में रात गुजारनी होगी, उसके साथ नई जिंदगी की शुरुआत करनी होगी। यह सोचकर अभी के दिल में अजीब सा डर समा गया। महज एक ही दिन में आदि के प्रति उसका विश्वास पहाड़ जितना बड़ा हो गया था। फिर भी आज न जाने क्यों उसके दिल में कुछ अजीब सा बोझ था। इन्हीं ख्यालों में डूबी वह शादी के लिए दी गई साड़ी पहनकर तैयार हुई। बड़ों की नसीहतें सुनते ही उसके डर की भावना और गहरी हो गई। धीरे धीरे कदम बढ़ाते हुए वह उस कमरे तक पहुंची जहां उसे आदि के साथ रहना था। जैसे ही उसने दरवाज़ा खोला और अंदर कदम रखा, उसकी नज़र पूरे कमरे में घूम गई। कमरा सुबह जैसा ही था, ना कोई सजावट ना ही कोई बदलाव। तभी ड्रेसिंग रूम से आदि निकला। वह नए कपड़े पहनकर आया था। जैसे ही उसकी नज़र अभी पर पड़ी, उसके अंदर एक अजीब सी भावना उमड़ पड़ी, पर आदि हमेशा की तरह अपनी भावनाओं को दबा गया। अपने चेहरे पर किसी तरह की कोई भावना प्रकट नहीं होने दी। तभी वह बोला, दूध वहीं रख दो और जाओ सो जाओ। अभी को यह बात गलत समझ में आई। उसके पूरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। आदि ने जब उसकी घबराई हुई आंखों को देखा तभी उसे अपनी कही बात का एहसास हुआ। अरे, तुम जैसा सोच रही हो वैसा कुछ भी नहीं है। हम अभी अभी मिले हैं। इस रिश्ते को समझने, अपनाने और आगे बढ़ने की कोई जल्दी नहीं है। पहले हम एक दूसरे को अच्छी तरह से समझ ले, फिर जो होना है वो अपने समय पर हो जाएगा। इसमें कोई जल्दबाजी की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले तुम मुझसे डरना बंद करो। सुबह से जिस तरह से तुम मुझसे हंसकर मजाक में बेझिझक बात कर रही थी, उसी तरह अब भी वैसे ही रहो, समझी? यह कहकर आदि बिस्तर पर जाकर बैठ गया। अभी ने उसे देखा। आज उसके लिए आदि और भी ऊंचा उठ गया था। अब तक वो जिस डर और झिझक में थी वह थोड़ा कम हुआ। तभी आदि ने फिर कहा, तुम इस साड़ी में कैसे सो पाओगी? ये बहुत भारी है, तुम्हें तकलीफ होगी। अगर तुम्हारे पास कोई और नाइट ड्रेस हो जो सोने में आरामदायक लगे, वो पहनकर सो जाओ। इतना कहकर आदि अपने तकिए पर सिर रखकर आंखें बंद कर लिया। क्या अभी का डर पूरी तरह से मिट पाएगा? क्या यह रिश्ता विश्वास की डोर से और मजबूत होगा? आदि सो रहा था। कुछ देर बाद अचानक उसकी आंख खुली। उसे कुछ अजीब सा एहसास हुआ। जैसे ही उसने करवट लेकर देखा, अभी उसके बिल्कुल पास सो रही थी। उसे इतना करीब देखकर आदि का दिल जोर से धड़क उठा। उसने गहरी सांस ली और हल्का सा थूक निकल लिया। उसने उसे ऊपर से नीचे तक देखा और वहीं जम सा गया। जब उसकी चमकती हुई कमर पर नजर पड़ी, वह करवट लेकर सोई हुई थी। उसे यह तक एहसास नहीं था कि उसकी नाइटी ऊपर सिरक गई है। सुबह से थकान भरी दिनचर्या के कारण वह गहरी नींद में थी। आदित्य उसकी कमर को देखा, झटके से उठकर बैठ गया। कुछ क्षणों तक बस उसे देखता ही रह गया। उसकी उंगलियां खुद ब खुद उसके मुलायम पोरों को छूने के लिए बढ़ी, लेकिन फिर किसी तरह वह खुद पर काबू रखते हुए उसने अपने हाथ पीछे खींच लिए और पास रखी चादर उठाकर उसके ऊपर डाल दी। तब जाकर उसने राहत की सांस ली। फिर अचानक उसके ऊपर किसी चीज़ का दबाव महसूस हुआ,
जैसे ही उसने चौंक कर आंखें खोली, उसने देखा कि उसकी पत्नी उसे कसकर पकड़कर सो रही थी। उसका चेहरा आदित्य के सीने पर टिका था, एक हाथ उसकी कमर के चारों ओर लिपटा हुआ था। उसकी नर्म उंगलियां उसकी त्वचा को छू रही थी। बेचारा आदि, आखिरकार वह करता भी क्या। जब उसने उसे अलग करने की कोशिश की तो वह और भी ज़्यादा कसकर उससे लिपट गई। आखिरकार हल्की सी मुस्कान के साथ उसने भी उसे अपने बाहों में भर लिया और सो गया। सुबह जब हमेशा की तरह अभी की आंखें 5 बजे खुली तो उसने खुद को आदित्य के चौड़े सीने पर पाया। पहले तो उसे कुछ समझ नहीं आया, वह वैसे ही पड़ी रही। फिर धीरे धीरे उसे पिछली रात की सारी बातें याद आ गई और घबराकर वह तुरंत उठी। अरे बाप रे, मैं इनके ऊपर कैसे सो गई? अगर इन्होंने देख लिया तो क्या सोचेंगे? हॉस्टल में भी मैं सुजाता को पकड़कर सोती थी, यहाँ भी वैसा ही कर लिया। अच्छा हुआ इन्होंने देखा नहीं। जब मैं आई थी तभी ये सो गए थे, अभी तक उठे ही नहीं। बच गई तू अभी, आगे से ऐसा मत करना। खुद को डांटते हुए वह धीरे से उठी और वॉशरूम चली गई। उसके जाते ही आदित्य ने धीरे से अपनी आंखें खोली। वह तभी जाग गया था जब अभी उसके ऊपर करवट लेकर सोई थी, यह देखने के लिए कि वह क्या कर रही है। उसने आंखें बंद कर ली थीं और सोने का नाटक कर रहा था। ठीक वैसा ही हुआ जैसा उसने सोचा था। वह घबराकर उठी और खुद से बातें करने लगी। आदि ने उसकी सारी बातें सुन ली थी। उसके जाने के बाद वह मुस्कुराते हुए बैठ गया। उसने अपने जीवन में कई सुहाने सवेरे देखे थे, लेकिन यह सुबह सबसे खूबसूरत लगी। उसी मुस्कान के साथ उसने वॉशरूम की तरफ एक नज़र डाली और फिर सीधे जिम चला गया। अभी नहा धोकर साधारण कॉटन सूट में बाहर आई। जब उसने कमरे में देखा तो वहाँ उसका पति नहीं था। उसने सर झटका, बाल सुखाए, माथे पर बिंदी लगाई, फिर दादी के कहे अनुसार अपने सिर के बीचों बीच कुमकुम लगाया और सोचने लगी कि उसका पति कहाँ गया होगा। जैसे ही उसने नीचे झाँका, उसने देखा कि वह जिम में कसरत कर रहा था। उसके पूरे शरीर पर पसीना था और वह पूरी तरह से एक्सरसाइज में डूबा हुआ था। अभी एक किनारे खड़ी होकर उसे छुपकर देखने लगी। उसके पसीने से भींगे मजबूत काया को निहारते हुए कुछ देर तक बस वहीं देखती रही, फिर बिना कोई आवाज़ किए वहाँ से बाहर निकल गई। उसे यह पता नहीं चला कि जितनी देर वह उसे देख रही थी उतनी ही देर तक आदि उसे जिम के शीशे में देख रहा था। नीचे आकर वह कुछ समझ नहीं पाई कि क्या करे। तभी किचन में कुछ आवाज़ें आईं। उसने झांक कर देखा तो वहाँ उसकी सास थी। गंगा सुबह के नाश्ते की तैयारी में व्यस्त थी। अभी उसके पास गई और मुस्कुराते हुए बोली, माँ गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बेटा, इतनी जल्दी उठ गई? थोड़ी देर और सोना चाहिए था ना। गंगा को अच्छी तरह से पता था कि अभी तक अभी और आदित्य ने अपनी शादीशुदा जिंदगी की शुरुआत नहीं की थी, लेकिन वह इस तरह के सवाल पूछकर उन्हें असहज नहीं करना चाहती थी। उनका मानना था कि हर रिश्ते को अपने समय और अपनी रफ्तार से आगे बढ़ने देना चाहिए। ज़बरदस्ती कुछ भी करने से रिश्ते मजबूत नहीं होते। नहीं माँ, हमेशा की तरह उठ गई। फिर समझ नहीं आया क्या करूँ तो आपके पास आ गई। आप क्या कर रही है? अरे कुछ नहीं, बस नाश्ते की तैयारी कर रही हूँ। थोड़ी देर में सब लोग उठने लगेंगे, तब तक उनके लिए चाय बना दूंगी, फिर नाश्ता भी तैयार करना होगा। ओह माँ, मुझे खाना बनाना बिल्कुल भी नहीं आता, लेकिन मैं सीखना चाहती हूँ, पर मैं कहाँ जाकर सीखूँ? आप ही मुझे सिखा दीजिए ना। आज के लिए कोई छोटा मोटा काम बता दीजिए, मैं आपकी मदद कर दूंगी। अरे बेटा, इसकी क्या जल्दी है? अभी तो तू कल ही आई है, धीरे धीरे सब सीख जाएगी। मैं तुझे सिखाऊंगी और देखना एक दिन तू मुझसे भी अच्छा खाना बनाएगी। गंगा ने प्यार से कहा। इतना भी नहीं माँ, बस इतना आ जाए कि सब लोग आराम से खा सके, वही काफ़ी है। अभी के लिए आप कोई काम बताइए, मैं कर लूँगी। खाली बैठकर बोर हो रही हूँ, इसलिए ही मदद करना चाहती हूँ। शादी के पहले दिन ऐसा ही लगता है। गंगा मुस्कुराई और छोटे मोटे काम समझाने लगी, लेकिन वह उसे कोई भी भारी काम नहीं करने दे रही थी। वह समझा रही थी कि क्या और कैसे करना चाहिए। अभी भी बहुत ध्यान से और पूरे जोश के साथ उनकी बातें सुन रही थी। सुबह के 6 बजते ही घर के सदस्य एक एक करके उठने लगे। अनु भी नहा धोकर एकदम नई सुबह की तरह खिली हुई रसोई में आई। उसके चेहरे की खुशी साफ दिख रही थी।
यह देखकर घर के बुजुर्ग मुस्कुरा उठे, क्योंकि उन्हें समझ आ गया कि अनु और अक्षय ने अपनी शादीशुदा जिंदगी की नई शुरुआत कर दी है। अनु अपनी सास गंगा से कुछ बातें करने के बाद अपनी दादी सास के पास गई। उधर गंगा ने कॉफ़ी तैयार की और पास खड़ी अभी को आवाज़ देकर एक कप पकड़ाया। यह लो बेटा, सबको जाकर कॉफ़ी दे दो। अभी खुशी खुशी कॉफ़ी के कप लेकर घर के सभी सदस्यों को देने लगी। उसी समय एक्सरसाइज खत्म करके आदित्य भी नहा धोकर नीचे आया और सोफे पर बैठ गया। अच्छा, तुम सब जल्दी से कॉफ़ी पीकर तैयार हो जाओ। गंगा, नाश्ते में कुछ हल्का फुल्का ही देना, उसकी दादी सास ने कहा। क्यों दादी, हम कहाँ जा रहे हैं? दावत के लिए जाना है, इसलिए अभी अनु को घर जाकर दावत खाकर आना होगा। जैसे ही अभी ने यह बात सुना, उसका अब तक का खुशहाल मन अचानक बदल गया। उसके हाथ में पकड़ी कॉफ़ी की ट्रे नीचे गिर गई और वह झटके में जमी हुई सी खड़ी रह गई। अभी क्या हुआ? गंगा घबराकर उसके पास आई। थोड़ी देर बाद होश में आई अभी ने कहा, कुछ नहीं माँ, गलती से हाथ से छूट गया, मैं साफ कर देती हूँ। और वह सफाई करने के लिए झुकी, पर गंगा ने तुरंत उसे रोक दिया। नहीं, रहने दो, इसके लिए लोग हैं, वो कर लेंगे। उन्होंने नौकरों को बुलाकर सफाई करने को कहा। फिर अभी को सोफे पर बिठा दिया। अनु ने उसे देखते ही गुस्से से कहा, अरे जब इतनी अच्छी बात हो रही है तो ऐसे अपशगुन करने की क्या जरूरत थी? तो कुछ अच्छा करे या ना करे, कम से कम कोई अशुभ चीज़ तो मत कर। पहली बार हम घर से बाहर जा रहे हैं और तूने ये कर दिया। लेकिन अनु की डांट अभी को सुनाई नहीं दी, वह तो कहीं और ही खोई थी। यह देखकर आदि ने तुरंत कहा, नहीं दादी, मैं नहीं जाऊंगा, मुझे एक ज़रूरी काम है। आदि की बात सुनकर अभी ने उत्सुकता से उसका चेहरा देखा, पर अगले ही पल दादी के जवाब ने उसकी उम्मीदें तोड़ दी। क्या काम बेटा? ऑफिस? ऑफिस कुछ नहीं, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है, तुम्हें जाना ही होगा। मैंने पहले ही कहा था ना, शादी के बाद कम से कम एक हफ्ते तक ऑफिस या किसी और चीज़ की टेंशन नहीं लेनी चाहिए। अब सही से निकलो यहाँ से। इतना कहकर दादी आगे बढ़ गई। अब कुछ भी कहना बेकार था। सब चुपचाप जाने लगे और आदि भी अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। अभी भी उसके पीछे पीछे चली आई। सुनिए, हमें वहाँ जाना ज़रूरी है क्या? अभी ने घबराकर पूछा। आदि ने उसे शांत नज़रों से देखा। क्या हुआ, तुम इतनी डरी हुई क्यों हो? वो तो तुम्हारा ही घर है ना, फिर वहाँ जाने में डरने की क्या बात है? और फिर मैं तुम्हारे साथ हूँ, मेरे रहते हुए तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं। बस दादी के लिए हमें वहाँ जाना होगा। मैं तुम्हारे बिना मर्जी के कुछ नहीं होने दूंगा। हिम्मत रखो, मैं देख लूँगा। आदि जानता था कि अभी जिस डर से काँप रही थी वह उनसे खुलकर कुछ भी नहीं कहेगी, इसलिए उसने उसे सहारा देने की कोशिश की। अभी को उसकी बातों से थोड़ा सा हौसला मिला। उसने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया। अचानक उसका छूना आदि को एक पल के लिए अंदर तक झकझोर गया। सुनिए, वहाँ जाकर हम जल्दी लौट सकते हैं ना? और जब तक हम वहाँ रहेंगे आप मेरे साथ रहेंगे ना? आप मुझे अकेला तो नहीं छोड़ेंगे? उसकी आंखों में इतना दर्द और डर था कि आदि उसे मना नहीं कर सका। ठीक है, उसने धीरे से कहा और उसे तैयार होने को कहा। तभी गंगा ने अभी के लिए पहनने के लिए कपड़े और गहने भेज दिए। पहली बार जब वह अपने घर जा रही थी तो इस घर की बहू की तरह सम्मान के साथ जाना जरूरी था। दोनों जोड़े अलग अलग गाड़ियों में रवाना हुए। अक्षय और अनु बेहद खुश थे और मस्ती में गाड़ी में बैठे थे, लेकिन अभी उससे बिल्कुल उलट थी। वह गाड़ी में बेहद बेचैन थी। एसी वाली गाड़ी में भी उसे पसीना आ रहा था। आदि समझ गया कि उस घर में उसके साथ कुछ बहुत बुरा हुआ था, जिसे सहन करना आज भी उसके लिए मुश्किल हो रहा था। वह धीरे से उसका हाथ पकड़कर अपनी उंगलियों में जकड़ लिया। उसके इस स्पर्श से अभी को थोड़ा सुकून मिला। उसने एक गहरी सांस ली और खुद को संभालने की कोशिश की। चारों लोग उस घर के सामने उतरते ही अक्षय और अनु को वहाँ खड़ा करके परमेश्वरी ने आरती का थाल लेकर उन्हें आरती दिखाना शुरू की, लेकिन उसके चेहरे पर स्पष्ट नाराजगी थी। पूरा मोहल्ला उसके घर की ओर देख रहा था। सासू माँ, गलत मत सोचिए, पहले भाई को आरती उतारनी चाहिए, वो बड़े हैं ना। अरे नहीं रे, गलत मत समझो, तुम्हारे घर में वो बड़े बेटे होंगे, लेकिन इस घर के बड़े दामाद तो तुम ही हो ना।
तो पहले सम्मान तुम्हें ही मिलेगा, परमेश्वरी ने व्यंग से कहा। कल जब आदि की दादी ने उसके घर में पहले अभी का सम्मान दिया था, उसी अपमान का बदला लेने के लिए आज यहाँ अनु को प्राथमिकता दी जा रही थी। उन्हें यह समझ नहीं आया कि इस खेल से अभी और अनु पर असर नहीं पड़ेगा, बल्कि यह उनके अपने रिश्ते को ही तोड़ देगा। अनु से दिया जलाने को कहा गया। अनु जाकर दिया जलाकर लौटी, लेकिन उसने एक बार भी अभी की तरफ नहीं देखा। अभी के मन में इस वक्त इतना दर्द था कि उसे किसी बात का एहसास भी नहीं हुआ। क्यों सिर्फ अनु ही दिया जलाएगी? अभी को दिया जलाने को कहिए ना, वो भी आपकी बेटी है, आपके घर मेहमान बनकर आई है। आदि ने तुरंत टोका। अरे नहीं रे बेटा, हम तुम्हारे जैसे बड़े घराने के लोग नहीं हैं। इतने दिए जलाने के लिए हमारे पास ज़्यादा दिए नहीं हैं। बस एक ही दिया था, इसलिए अनु को जलाने को कहा। अगर दूसरा होता तो क्या हम अभी को मना कर देते? परमेश्वरी ने कड़वे स्वर में जवाब दिया। तुम बैठो, मैं कॉफ़ी लेकर आती हूँ, कहकर वह रसोई चली गई। कॉफ़ी पीने के बाद अनु अपने पति को अपने कमरे में ले जाओ, आराम कर लो, मैं खाना बनाकर ले आती हूँ, इतना कहकर वह चली गई। अभी तुम्हारा कमरा कहाँ है? आदि ने इधर उधर देखा। उसे यहाँ कोई कमरा नहीं मिलेगा, अनु ने तुरंत जवाब दिया। यह सुनते ही आदि और अक्षय चौंक गए, लेकिन अभी बिल्कुल भी विचलित नहीं हुई, मानो यह सुनकर भी उसे कोई फर्क नहीं पड़ा। जब से आई थी उसने किसी की तरफ ठीक से देखा तक नहीं था। उसका शरीर काँप रहा था। इस कहानी का आगे का भाग आप लोगों को सुननी है तो कमेंट्स करके ज़रूर से ज़रूर बताइएगा, और प्लीज़ कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दीजिएगा।